चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम दूसरा पेपर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान। अब ये सामाजिक मनोविज्ञान जो है, ये जो पेपर है वो एक रियल लाइफ से जुड़ा हुआ पेपर है। तो इसके अंदर हमारे पास असाइनमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सोशल साइकोलॉजी है वो है क्या, यदि हम इसकी स्टडी करते हैं। अभी आपने रिसेंटली एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा तनिष्क वाला, जो टीवी पे शायद 1 या 2 दिन टेलीकास्ट हुआ, लॉन्च हुआ, उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई और वो एडवर्टीजमेंट तनिष्क ने वापस ले लिया। तो कोई सा भी एडवर्टीजमेंट, तनिष्क वाले की बाद में बात करेंगे, मान लो कोई सा भी एडवर्टीजमेंट होता है वो हमें इन्फ्लुएंस कैसे करता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोलगेट का एड आज आया, ठीक है, मैंने देखा और मुझे लगा हाँ यार ये अच्छा है, चलो मैं लेके आता हूँ। या फिर फेयर एंड लवली का एड आया और किसी ने भी देखा और तुरंत जाके लेके आ जाते, खरीद के ले आते हैं। ऐसा तो है नहीं। तो वो एक्चुअली में एडवर्टीजमेंट करता क्या है और किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करता है। एडवर्टीजमेंट आपके एटीट्यूड को उस ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे तनिष्क में ज्वेलरी के लिए या फिर कोई सी भी चीज़ के लिए, कोलगेट हो, फेयर एंड लवली हो, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, उसके प्रति आपका एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करता है। ये अच्छा है या बुरा है, इसमें से आप बुरे वाली साइड में हो, अच्छे वाली साइड में हो, आपको यदि डिसीजन आपको पता नहीं है तो उसको फॉर्म करने की कोशिश करता है और उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ खराब है, वो चीज़ चेंज करने की कोशिश करता है। उसके बाद जब भी आपको इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आपकी अच्छे वाले लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड है, 2 या 3 नंबर पे आता है, तो आप उन चीज़ों में से चॉइस करते हैं। जो 1 नंबर आता है यूजुअली आप वही खरीदते हैं। तो एडवर्टीजमेंट आपको जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है वो है कि वो आपका एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करता है उस ऑब्जेक्ट की वजह, जो ऑब्जेक्ट वो सेल कर रहा है ना। ऐसे ही बहुत सारे रियल लाइफ आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। केवल एडवर्टीजमेंट ही आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती है या नहीं करती है। मान लो न्यूज आ रहा है, न्यूज आपको इन्फ्लुएंस करता है। शाम का आप डिबेट देख रहे हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करता है, करता है। और यदि और कोई सी भी चीज देखते हैं हम, या सीरीज देखते हैं या फिर मूवीज वगैरह देखते हैं, जो भी हम देखते हैं उसका असर हमारे ऊपर होता है, वो आपको इन्फ्लुएंस किसी न किसी तरीके से करता है। यहाँ तक कि जो आपको रियल लाइफ में जो लोग मिलते भी हैं, जो लोग भी मिलते हैं, यदि मेरे से आपका इंटरेक्शन हो रहा है तो मैं कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ और आप कहीं ना कहीं मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक दूसरे को हम लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति 4 व्यक्तियों को और 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करते हैं, जाने अनजाने। जरूरी नहीं है कि सामने वाला कुछ बोले या कुछ कहे, उसके बिना ही आपके अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो पैदा हो जाता है। तो सोशल साइकोलॉजी जो स्टडी करता है वो बेसिकली आपका जो इंटरेक्शन है सोशल पर्सन्स के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में, उस चीज को स्टडी करता है। आपने एक मूवी देखी होगी वॉल-ई, देखिए किसी ने भी देखी है वॉल-ई? शायद 17 या 2017 या उससे पहले आई थी, है ना। किसकी कहानी है वो रोबोट की कहानी है। रोबोट क्या करता है, कुछ थोड़ा सा एक ब्रीफ। बेसिकली पोस्ट इकोलिप्टिक स्टोरी है कि सारी चीजें खत्म हो जाती है, सारे ह्यूमंस खत्म हो जाते हैं, केवल कुछ रोबोट्स बचते हैं। अब वॉली जो रोबोट रहता है, ह्यूमन लाइक रोबोट बताया उस मूवी के अंदर। ह्यूमन लाइक मतलब उसके अंदर फीलिंग्स हैं, उसके अंदर इमोशन है, उसके अंदर इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो उसका बेसिक काम क्या होता है, जितना भी स्क्रैप लिटर यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, कचरा यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है,
उसको इकट्ठा करके बॉक्सेस में कन्वर्ट करना, ये उसका दिन भर का काम होता है। और वो लाइट से फिर से चार्ज हो जाता है। तो वो अकेला करते रहता है और लंबे समय तक वो अकेला करते रहता है। बाद में उसको एक छोटा सा एनिमल मिलता है, जीव मिलता है, जो क्या रहता है, कॉकरोच। ठीक है, तो वो कॉकरोच से दोस्ती कर लेता है। कॉकरोच से दोस्ती करने के बाद फिर और भी बहुत सारे इवेंट होते हैं उसके साथ में। तो लाइफ जो है वो अकेले किस तरीके से प्रभावित करती है, और जो सोशल एनिमल जो है ह्यूमन, वो अकेले किस तरीके से नहीं रह सकता है, उसको कितनी परेशानियां होती है और किस तरीके से वो उसको फेस करता है। वो वॉल ई में रोबोट जरूर उन्होंने शो किया है, पर वो रिप्रेजेंट हमेशा कर रहा है ह्यूमन को, कि ह्यूमन लाइफ बिना सोशल, क्योंकि यदि एक रोबोट है तो उसको प्रॉब्लम होती है। यदि दूसरा कोई रोबोट आता है, या बड़ा रोबोट या दूसरा डिफरेंट रोबोट आता है, तो उसकी लाइफ किस तरीके से चेंज होती है, और वो सारी चीजें इन लोगों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, वो सारी स्टोरी वॉल-ई में है। तो जो सोशल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी भी एक साइंटिफिक स्टडी है। दूसरे जो पर्सन है वो आपकी बिहेवियर, फीलिंग्स और थॉट्स, इन तीनों चीजों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, उस चीज को स्टडी करने वाला साइंस। तो यदि ये जो डेफिनेशन है, ये अल्पर्ट की डेफिनेशन है। जो सोशल साइकोलॉजी की हमने डेफिनेशन देखी, वो जो डेफिनेशन अल्पर्ट की दी हुई है, सोशल साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वे इन विच पीपल्स थॉट्स, feelings, behavior are influenced by the real or imagined presence of other people। मतलब दूसरे लोगों का प्रेजेंस किसी व्यक्ति को किस तरीके से प्रभावित करता है, उसकी साइंटिफिक स्टडी। अब साइंटिफिक स्टडी कोई सी भी हो सकती है। यदि हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो पहला जो वर्ड उन्होंने यूज किया है वो है साइंटिफिक स्टडी। हमने बहुत डिटेल के अंदर साइंटिफिक स्टडी रिसर्च वाले में पढ़ी थी। अलग अलग तरीके की स्टडीज हो सकती हैं, एक्सप्लोरेटरी हो सकती है, कोरिलेशनल हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हो। और जो सोशल साइकोलॉजी में सारे तरीके की स्टडीज बहुत कॉमन है, और हम स्टडीज भी पढ़ेंगे कि कौन कौन किस किस पर्सन ने कौन कौन सी स्टडीज की थी, क्योंकि ये आपके स्पेसिफिक थ्योरी कंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है। तो कोई सा भी साइंस जो होता है वो डाटा यूज करता है, स्टडीज या रिसर्चेस करता है, और उसके बाद में उसके बेसिस पे थ्योरीज बनाता है। तो यदि आप सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर एक ही इवेंट के, मान लो एग्रेशन की बात करें, तो एग्रेशन क्यों होता है उसके पीछे 3 या 4 आपको अलग अलग थ्योरीज मिलेंगी, और सब एम्पिरिकल थ्योरीज मिलेंगी। उसके पीछे आपको रिसर्च मिलेगी, और कौन कौन सी रिसर्च को कंबाइन करके उन्होंने थ्योरी बताया वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये साइंटिफिक स्टडी होती है सोशल साइकोलॉजी। दूसरा जो है वो बात करते हैं थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर, जो दूसरे लोग द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। अब बिहेवियर जो है, साइकोलॉजी में हम स्टडी जो करते हैं, बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्वेबल होता है, मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एम्पिरिकल जो स्टडीज हैं उसमें आप बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड होती है। सारे मोटर बिहेवियर जो ऑब्जर्व किए जा सकें, रनिंग हुआ, हगिंग हुआ, किसिंग हुआ, ड्राइविंग हुआ, स्लीपिंग हुआ, सारी चीजें जो है वो बिहेवियर के इंक्लूड अंदर आती हैं। यहाँ तक कि जो सटल बिहेवियर्स हैं वो भी बिहेवियर के अंदर आते हैं, जैसे विंकिंग हुआ, रेजिंग योर आईब्रो हुआ, फेशियल एक्सप्रेशन हुआ, ड्रेसिंग हुआ, टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग हुआ, ये सारे भी बिहेवियर में आते हैं। और ये सारे बिहेवियर यदि किसी चीज से इन्फ्लुएंस है, कोई से एडवर्टीजमेंट देख के आप यदि इन्फ्लुएंस हो, या किसी पर्सन को देखकर आप इन्फ्लुएंस होते हैं, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है और किस तरीके से आपके बिहेवियर को चेंज कर रहा है, वो सोशल साइकोलॉजी स्टडी करता है। दूसरा जो पार्ट है, बिहेवियर के अलावा थॉट्स एंड फीलिंग्स की भी बात करते हैं। तो बिहेवियर बाद में आता है, दिखता बाद में है, पर थॉट्स और फीलिंग्स उसके पहले प्रेजेंट होती है।
तो आप बिहेवियर को देखकर ये बता सकते हैं कि थॉट्स और फीलिंग्स वो क्या सोच रहा है। यदि एक पर्सन आ रहा है, वो डस्टबिन को उसने फेंका, ठीक है, दरवाजे को जोर से लात मारी और जोर जोर से बोलते हुए बाहर चले गया, तो आप इन तीनों बिहेवियर को कंबाइन करके देखने के बाद आप इंटरप्रेट करते हो कि उसके अंदर कौन से इमोशन है, कौन सी फीलिंग है। कौन से इमोशन हो सकते हैं? एंगर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। तो आपने क्या किया, एक बिहेवियर को देखा या एक से ज्यादा बिहेवियर के सैंपल को देखा और आपने उसमें से फीलिंग्स जो है वो एक्सट्रैक्ट की, बाहर निकाली कि ये इन्फर की कि ये फीलिंग्स उसके अंदर हो सकती है। अब जो वर्ड्स वो यूज करके गया, जो से बोल के गया है, वो आपको इन्फ्लुएंस करने में मदद करता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके थॉट्स आप इन्फर कर सकते हैं। तो थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर, ये तीनों चीजें, जो बिहेवियर है वो थॉट्स और फीलिंग को इन्फर करने में मदद करता है। थॉट्स और फीलिंग बिहेवियर से ही निकल कर क्या आती है, वो तीनों कहीं ना कहीं लिंक होते हैं। और कई बार हम गलती भी करते हैं। हो सकता है कि वो गुस्सा नहीं हो, यदि वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, जो भी अपने 3 बिहेवियर देखें, हो सकता है वो ड्रंकन हो, वो पिया हुआ हो और ये सारे बिहेवियर उसके अंदर हैं, तो वो न तो गुस्सा है, ठीक है, वो ज्यादा बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, पर वो गुस्सा नहीं है, ना ही फ्रस्ट्रेटेड, वो ड्रंकन है। तो हमारे जो थॉट्स और फीलिंग जो हम इन्फर करते हैं, कई बार वो भी गलत होते हैं। और गलत क्यों होते हैं, किस वजह से गलत होते हैं, ये चीज भी सोशल साइकोलॉजी स्टडी करता है। हम वो आगे डिस्कस करेंगे, अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अब एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डेफिनेशन के अंदर उन्होंने मेंशन किया है, वो है इन्फ्लुएंस बाय अदर पर्सन, तो है, पर उन्होंने 2 वर्ड यूज किए, रियल एंड इमेजिनरी प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन्स। मतलब यदि सामने व्यक्ति है तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर यदि वो सामने नहीं भी है तो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्या? हम इमेजिन करते हैं कि यदि वो प्रेजेंट रहते तो मेरा बिहेवियर क्या होता, यदि वो प्रेजेंट रहते तो मेरा बिहेवियर क्या होता, और वो एक तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि यदि ये बिहेवियर आप अकेले में अलग तरीके से करते हैं, और आप यदि इमेजिन कर रहे हैं कि कोई पर्सन हो सकता है यदि मुझे देख रहा है, तो आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। आप मेकअप करते हैं, मेकअप होता रूम के अंदर है, ठीक है, आप ड्रेसिंग करते हो, ड्रेसिंग जो है वो होती रूम के अंदर है, पर आप वो इमेजिन करके चलते हैं कि यदि मैं बाहर जाऊंगा या मैं बाहर जाऊंगी तो मैं किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करूंगी। उस जो आपका जो ड्रेसिंग वाला बिहेवियर है या फिर मेकअप वाला बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं इमेजिन्ड पर्सन के, आपको पता नहीं है कि किस पर्सन के लिए हो रहा है, पर वो इमेजिन्ड पर्सन के लिए है, और वो आपको इन्फ्लुएंस करता है कि मैं कौन सा मेकअप करूं या आज कौन सी ड्रेस पहनूं, वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये दोनों, रियल प्रेजेंस और इमेजिनरी प्रेजेंस, दोनों आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यदि हम स्कोप की बात करें कि साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते क्या है, कि केवल हमने केवल सिंपल इन्फ्लुएंस वाला देखा तो एक चैप्टर में खत्म हो जाना चाहिए था सोशल साइकोलॉजी। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके वो चीज डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट स्टडी क्या करता है। यदि स्कोप का आपका क्वेश्चन आता है कि एक तो डेफिनेशन व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी क्वेश्चन आता है, तो आप ये डाल सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने जो बताया। और यदि स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी आती है कि क्या क्या स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट, है ना, वो आता है, तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप डालेंगे। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और वही क्वेश्चंस सोशल साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में भी होते हैं, वही स्टडी करते हैं और उसी तरीके से वो इंटरप्रेट करके रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यदि कोई क्वेश्चन आता है कि मान लो कि राहुल गांधी की बात हम कर रहे हैं, यदि राहुल गांधी की जो इमेज है वो उतनी अच्छी नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, वो क्या वो पर्सन किसी काम का लायक नहीं है, कोई से काम के लायक नहीं है, एकदम पॉलिटिशियन बनने के लायक ही नहीं है, हो सकता है।
तो यदि आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके पीछे कोई ना कोई परसेप्शन बना रहे हैं कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, केवल उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और भी बाकी जो पॉलिटिशियन है, जो भी पर्सन है, यहाँ तक कि आपके पड़ोसी हैं, आपके पेरेंट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सबके बारे में आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये इस तरीके का पर्सन है। अच्छा बुरा के अलावा भी इसमें ये क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटीज हैं, हम ये बोलते हैं। पर वो कैसे पता चलती है आपको वो क्वालिटीज? वो किस तरीके से आप पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, पर्सन को पता करने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन क्या है, मतलब पर्सन परसेप्शन आप करने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन की क्वालिटीज क्या है, किस तरीके से है, वो किस तरीके से बनता है, परसेप्शन किस तरीके से बनता है, आप पर्सनालिटी किस तरीके से जज करते हैं, ये सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, यदि दूसरा एग्जांपल लें कि मान लो यदि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रेप या फिर कोई सा भी बैड बिहेवियर पेरेंटिंग के कारण होता है, बैड पेरेंटिंग के कारण हो सकता है क्या? कि यूजुअली लोग कहते हैं कि ये सारे जो बिहेवियर हैं वो बैड पेरेंटिंग के कारण होते हैं, कि लोग आपने बच्चे को सिखाया नहीं इसलिए वो ऐसा कर, क्या इस वजह से है? एक कारण हो सकता है कि किसी 100 में से एक व्यक्ति के पास ये कारण हो, पर यूजुअल कारण समाज में फैला हुआ दूसरे जो इन्फ्लुएंसेस हैं, आप फीमेल को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, सारे लोग, एक पर्सन नहीं, सारे लोग एज ए होल, एज ए सोसाइटी आप फीमेल को किस तरीके से देख रहे हैं, वो आप पर्सन का बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। चेंजेस वहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें, क्योंकि इन हर चीज के पीछे एक कारण है और वो कारण साइंटिफिकली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यदि आप कोई से भी बिहेवियर, बैड बिहेवियर को लेते हैं तो आप पहले नहीं जज कर लेते हैं कि कोई सा भी बिहेवियर क्यों हुआ। हम कोशिश जरूर करते हैं कि यदि एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, कोई ने गाड़ी चला करके किसी में टकरा दी, ठीक है, तो वो बिहेवियर क्यों हुआ, या भी कोई भी क्रिमिनल केस भी यदि हुआ तो वो क्यों हुआ, हम हमेशा पता करने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों होता है। और अक्सर हम ये डालते हैं उस व्यक्ति पर कि इस व्यक्ति के कारण हुआ है, इस व्यक्ति के अंदर कोई सी चीज हुई होगी, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा वही कारण हो। भाई एक्सीडेंट किसी व्यक्ति का हुआ है, हो सकता है हम ये बोलते हैं कि उसको ड्राइविंग नहीं आती है या पी कर चला रहा होगा, ठीक है, या फिर फोन पे बात कर रहा होगा, कोई ना कोई कारण हम पर्सन पे डाल देते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि सड़क पे एक पॉटहोल हो या कोई सा गड्ढा हो, जिसको बचाने के चक्कर में वो उसको दिखा नहीं और लास्ट में दिखा, तो जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और भी दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व कर सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति ढंग से नहीं चला रहा था, इस वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ, वो बड़ा ट्रक लेके आ रहा था, वो तो निकल गया, छोटे वाले का एक्सीडेंट। बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं कि ये वाला जो इन्फ्लुएंसेस हम निकालते हैं, किसी भी बिहेवियर, किसी भी चीज को देख करके हम सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, ये जो सोचना है ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है और किस तरीके से प्रभावित होता है, और कौन सी गलतियां यूजुअली लोग करते हैं इस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस निकालने के लिए। ठीक है, और ये साइकोलॉजिस्ट, ये सोशल साइकोलॉजिस्ट ये स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम किसको पसंद करते हैं, किसको पसंद नहीं करते हैं, किससे आप लव करते हैं, किससे नहीं करते हैं, किससे शादी करते हैं, किससे नहीं करते हैं, किससे फ्रेंडशिप करते हैं, वो कैसे तय होता है, कैसे आप डिसाइड करते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है या सामने वाले पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा होता है, और वो जो फ्रेंडशिप है या लव है वो कैसे बनता है और किस तरीके से डेवलप होता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट वो ये स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारे इसमें भी चैप्टर है ये वाला। इसके अलावा यदि कोई सा टॉपिक है, कोई सी भी चीज़ है, जैसे कि CAA आया था,
सिटीजन अमेंडमेंट बिल या एक्ट, अभी एक्ट है, या फार्मर्स के लिए जो किसानों के लिए जो बिल आए हुए थे, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप पर्सनली बता सकते हैं, एक ये दो व्यक्ति बता सकते हैं कि आप जो CAA है उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से सही है, गलत है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या है, अच्छा है या बुरा है। यदि आप किसी एक इवेंट पे ये बिलीव रखते हैं कि ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है, ये डिसीजन आप किस बेसिस पे ले रहे हैं? सोशल साइकोलॉजिस्ट इस चीज को स्टडी करते हैं कि तनिष्क वाला जो एडवर्टीजमेंट हमने शुरुआत में देखा, उसके प्रति जो इवेंट था उसके प्रति नेगेटिव जो एटीट्यूड था वो क्यों हुआ, और उसको चेंज कर सकते थे या नहीं चेंज कर सकते। यदि कोशिश करते हैं तो उसको भी चेंज किया जा सकता था। पर जो सोसाइटी है, सोसाइटी एज ए होल, यदि वो इन्फ्लुएंस कर रही है किसी चीज को, ये के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने जहाँ से सुना है वो चीजें आपको आपके एटीट्यूड को फॉर्म करने में मदद करती हैं कि आप किसी चीज, किसी वस्तु या फिर किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, वो एक फॉर्मेशन होता है। यदि आपने CAA के पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें कंपेयर नहीं की हो, तो यदि आप एक ही तरीके का, एक ही साइड का ओवरव्यू सुने तो आप उस साइड में चले जाएंगे। पर यदि दोनों साइड की इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप खुद इवेल्युएट करके सोचेंगे कि ये हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है ये नेगेटिव हो। ये सारे डिसीजंस, ये सारे थॉट्स किस तरीके से लिए जाते हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है पर्सन को, ये सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको एटीट्यूड फॉर्मेशन और चेंज ऑफ एटीट्यूड बोला जाता है, जो आपके सिलेबस में भी है। मैं सारे टॉपिक वही ले रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है। अब खंडवा की ड्राइविंग बहुत गंदी है। सारे लोग इस तरीके से चलाते हैं कि बहुत अजीब सा लगता है। शुरुआत में मैं आया था तो मुझे लगता था कि नहीं यार, यहाँ चलाना तो बहुत मुश्किल है, बाइक चलाना बहुत मुश्किल है, पर मैं अडॉप्ट हो गया। अब मैं भी खंडवा के स्टाइल में ही ड्राइविंग करने लग गया। तो चाहे वो सही हो या गलत हो, खंडवा जो स्टाइल ऑफ ड्राइविंग है, ठीक है, कहीं से भी किधर से भी आ जाना, प्रॉपर रूल के हिसाब से नहीं है। गलत कर रहे हैं लोग, पर एक व्यक्ति यदि गलत कर रहा है, 2 व्यक्ति गलत कर रहे हैं, 3 व्यक्ति गलत कर रहे हैं, सारे लोग गलत कर रहे हैं, तो जो 5वां व्यक्ति, जो नया व्यक्ति आता है ग्रुप के अंदर, यदि वो फॉलो नहीं करता है और फॉलो करता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यदि वो फॉलो करता है, कंफर्मिटी होती है कि बाकी लोग गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ भी हो, पर यदि दूसरे लोग कर रहे हैं, उसी को देखकर यदि मैं कोई बिहेवियर कर रहा हूँ, तो वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है दूसरों का बिहेवियर। ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग रूल फॉलो नहीं करते, कुछ लोग होते हैं जो रूल बेसिकली फॉलो करते ही हैं, ड्राइविंग के रूल भी फॉलो करते हैं, चाहे दूसरे लोग फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो दूसरे लोगों का बिहेवियर आपके बिहेवियर पे क्या प्रभाव डालता है और आपका बिहेवियर दूसरे लोगों पे क्या प्रभाव डालता है। यदि आप टाइम पे आ रहे हैं या आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या ये दूसरे लोगों को प्रभावित करेगा? मतलब एक माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस होता है, एक मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस होता है कि आप 10 लोग एक व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हो या एक व्यक्ति 10 लोगों को प्रभावित कर रहा है, दोनों चीज़ें संभव हो सकती हैं। चाहे वो एक व्यक्ति कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ना हो, सामान्य इंसान हो, पर वो भी बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये वाला जो कंफर्मिटी वाला स्टडी है, ये चीज़ भी हमारे कोर्स में हम वो आगे सिलेबस में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या मान लो किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो उसकी मदद के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो उसके अंदर क्या भावना रहती है, क्योंकि आपको प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति से जिसका एक्सीडेंट हुआ उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसके बाद भी लोग मदद करने के लिए जाते हैं और मदद करते हैं। कई बार इस तरीके से भी होता है कि यदि बहुत सारे ऑप्शन हो कि बहुत फ्रीक्वेंट वाले रोड पे यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो मदद करने के लिए कम लोग पहुंचते हैं,
यदि खाली जगह हो या दूर वाले सड़क हो, आसपास कोई बिल्डिंग नहीं हो, कोई मकान नहीं हो, कोई गांव नहीं हो, यदि एक्सीडेंट कोई अकेले में होता है तो ज़्यादा लोग मदद के लिए जाते हैं और जो भी व्यक्ति देखता है वो मदद करता है। पर यदि एक्सीडेंट यदि सिटी के अंदर हो रहा है या किसी कॉमन रोड पे हो रहा है तो मदद करने के लिए कम लोग पहुंचते हैं। ये जो बिहेवियर का डिफरेंस है ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है। यहाँ तक कि कोई क्राइम भी यदि हो रहा है, यदि पब्लिक में क्राइम हो रहा है तो लोग कम इंटरवीन करते हैं, मतलब कम इंटरवीन करते हैं, कम इन्फ्लुएंस करते हैं, बीच में नहीं पड़ते हैं। पर यदि यही चीज़ अकेले में और एक ही व्यक्ति देखने वाला है तो वो इंटरवीन करेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये सारे बिहेवियर चेंजेस क्यों होते हैं और किस तरीके से होते हैं और इनके पीछे की थ्योरीज क्या हैं, वो सारी चीज़ें सोशल साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। स्कोप इसका जो है वो बहुत डिटेल्ड है, बहुत अच्छा है। हम ये जो सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए, या सारे टॉपिक हम अपने कोर्स में 5 यूनिट के अंदर डिवाइडेड है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।